साल 1972 सिलिकॉन वैली में 17 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का जिसके पास अपना पेट भरने तक के पैसे नहीं होते। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे जाके उसके बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदना बहुत लोगों का सपना होगा। आज की कहानी है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब की। 1965 में जन्म होता है स्टीव जॉब का, लेकिन इनके पेरेंट इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि वो दोनों काफी यंग थे और पेरेंट बनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने स्टीव को छोड़ने का फैसला ले लिया। कुछ ही दिनों में पॉल एंड क्लारा जॉब स्टीव को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी स्कूलिंग शुरू कर देते हैं। स्टीव जॉब काफी एक्साइटेड थे नई चीजें सीखने के लिए, लेकिन स्कूल में तो उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा था और क्लास के बच्चे भी स्टीव को काफी तंग करते थे, जिस वजह से स्टीव को स्कूल काफी बोरिंग लगता था और ना ही उनका स्कूल में कोई दोस्त था। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। एक दिन उनके मैथ टीचर उन्हें कहते हैं कि अगर आप अपनी सारी असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तो मैं आपको $5 और एक कैंडी दूंगी। ये सुनकर स्टीव की आंखों में एक अलग ही चमक थी और हल्के से स्माइल थी। स्टीव सारी असाइनमेंट इतने अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं कि स्कूल के सारे टीचर स्टीव को 4th ग्रेड से सीधा 6th ग्रेड में भेजने को तैयार हो जाते हैं। उस दिन स्टीव के अंदर लर्निंग का पैशन जाग चुका था। स्टीव जॉब एक दिन अपने नेबर जो HP कंपनी में काम करते थे उनके गैराज में गए थे। ये दिन स्टीव के आने वाली पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। पूरा गैराज सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भरा हुआ था। ये देखकर स्टीव के अंदर से आवाज आई कि मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है। कुछ ही महीनों में स्टीव कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन तक बनाने लग गए थे। इसके साथ स्टीव को डिजाइन का भी शौक था। स्टीव के इन्हीं दो शौक ने स्टीव के दोस्त बनाने में मदद की। उनका बेस्ट फ्रेंड स्टीव वोजनियाक उन्हें इलेक्ट्रॉनिक के शौक से मिला और उनकी पहली गर्लफ्रेंड क्रिस्टन ब्रेनन उन्हें डिजाइन के शौक से मिली। इन सबके दौरान स्टीव के कॉलेज करने की एज हो जाती है। पॉल एंड क्लारा जॉब ने स्टीव के बायोलॉजिकल पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो स्टीव को एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट करवाएंगे, जिसके लिए पॉल एंड क्लारा जॉब दिन रात मेहनत करते हैं और अपना प्रॉमिस पूरा ही करने वाले होते हैं। लेकिन तब स्टीव कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं। स्टीव एक नॉर्मल कॉलेज में जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो दूसरों से कुछ अलग और कुछ आर्टिस्टिक करना चाहते थे, जिसके लिए वो रीड कॉलेज में जाना चाहते थे। लेकिन ये कॉलेज स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव था और स्टीव के पेरेंट इतना एक्सपेंसिव कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने स्टीव को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन स्टीव ने साफ कह दिया था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो सिर्फ रीड कॉलेज से, वरना मुझे ग्रेजुएशन नहीं करनी। स्टीव की जिद देखकर पॉल एंड क्लारा जॉब स्टीव को जैसे तैसे रीड कॉलेज में भेज देते हैं। स्टीव ने रीड कॉलेज के बारे में जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। स्टीव को अपने पेरेंट की हार्ड एंड मनी बर्बाद होती हुई दिख रही थी, जिस वजह से वो कॉलेज को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। स्टीव अब अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगना चाहते थे, इसलिए वो अपने दोस्त के घर जमीन पर सो जाया करते थे और खाने के लिए हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे, जो कि फ्री था और टेस्ट में भी काफी अच्छा था। स्टीव को जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं दिखती और ना ही उनके पास कोई काम था करने को। इस बीच स्टीव कैलीग्राफी का एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन करते हैं। स्टीव को कोई आइडिया नहीं था कि वो ये क्यों कर रहे हैं, बस वो अपने अंदर की आवाज को फॉलो करते हैं और आगे जाके यही एप्पल की सक्सेस होने की सबसे बड़ी वजह बनती है। स्टीव जॉब अपने करियर को लेके काफी फोकस हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्रिस्टन ब्रेनन को टाइम नहीं दे पाते थे और उनका रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। क्रिस्टन ब्रेनन इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखते हैं कि I feel as though the bond we once shared is slipping away. You've become so focused on your dreams and ambitions that there's no room left for us. I see the brilliance in your vision, but it feels like I no longer have a place in your world. I'm torn between love and the pain of being left behind, unsure if I can ever truly reach you again. स्टीव जॉब ने कुछ पैसे कमाने के लिए एक इलीगल बिजनेस भी शुरू किया था, जिसमें ये ब्लू बॉक्स बेचते थे। इस बॉक्स से फ्री लॉन्ग डिस्टेंस कॉल पॉसिबल हो पाती थी। एक बॉक्स $150 का था, जिसे बनाने की कॉस्ट $40 थी और $110 का इसमें प्रॉफिट था। स्टीव जॉब ने इस बिजनेस से लगभग $6000 कमा लिए थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। स्टीव की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन इस बिजनेस के बारे में पुलिस को पता चल जाता है, जिस वजह से स्टीव को ये बिजनेस बंद करना पड़ता है। अलग अलग काम करके स्टीव कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और 1974 में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए इंडिया में आते हैं। स्टीव यहाँ पर नीम करोली बाबा से मिलना चाहते थे और उनसे लाइफ लेसन सीखना चाहते थे, जो कि पॉसिबल हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि नीम करोली बाबा तो एक साल पहले ही 1973 में ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। लेकिन स्टीव ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को रोका नहीं।
वो इंडिया के अलग अलग आश्रम में गए थे जहाँ उन्होंने अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल पाथ को एक्सपीरियंस किया, जिस सब में स्टीव को जैन बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी काफी अच्छी लगी। 7 महीने इंडिया में रहने के बाद स्टीव वापस यूनाइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और उनका पूरा अपीयरेंस बदल जाता है। वो इंडिया के ट्रेडिशनल कपड़े पहनने लगे, अपने सर के बाल कटवा लिए और नंगे पैर घूमने लगे। स्टीव यूनाइटेड स्टेट में आने के बाद भी रोज कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करते थे। 1976 में स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक एप्पल कंपनी का सबसे पहला और अजीब कंप्यूटर लॉन्च करते हैं जिसका नाम एप्पल वन होता है और ये सिर्फ एक सर्किट बोर्ड होता है जिसे अगर यूज करना है तो यूजर को डिस्प्ले और कीबोर्ड को एप्पल वन के साथ कनेक्ट करना पड़ता था और यूजर को थोड़ी बहुत टेक की नॉलेज भी होनी चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए, जो कि मेजोरिटी लोगों को नहीं थी, जो सबसे बड़ा कारण बना एप्पल वन के फेल होने का। स्टीव ने अपनी ये गलती सुधारने के लिए अपना सारा फोकस अपने अगले प्रोडक्ट एप्पल 2 में लगा दिया, जो कि एक किलर प्रोडक्ट था और पूरी मार्केट को हिलाने का दम रखता था। एप्पल 2 एक फुल्ली असेंबल्ड कंप्यूटर था जिसके लॉन्च होते ही लोग इसे पागलों की तरह खरीदने लग गए। एप्पल 2 ने स्टीव को 22 की उम्र में गरीबी से उठा के यूएस के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया था। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, चारों तरफ एप्पल 2 के सक्सेस की बात हो रही थी, लेकिन स्टीव ने इस सक्सेस को अपने दिमाग पर चढ़ने नहीं दिया और बिना किसी देरी के अपने अगले प्रोडक्ट के ऊपर काम करने लग गए। स्टीव एप्पल 2 की ग्राफिक यूजर इंटरफेस से खुश नहीं थे, जिसकी कमी स्टीव ने अपने अगले प्रोडक्ट एप्पल लीजा में पूरी कर दी। लेकिन ये प्रोडक्ट मार्केट में एक फेलियर साबित होता है क्योंकि ग्राफिक यूजर इंटरफेस इंप्रूव करने की वजह से एप्पल लीजा की कॉस्ट $10,000 के आसपास पहुंच गई थी। प्राइस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टीव ने एप्पल कंपनी के लिए अपना आखिरी और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैकिंटोश बनाया। मैकिंटोश के फॉन्ट से लेकर उसके अंदर की मशीनरी सब कुछ परफेक्शन से बनाया गया था। मैकिंटोश का सिर्फ कलर सेलेक्ट करने के लिए स्टीव ने कई महीने लगा दिए थे। 24 जनवरी 1984 को स्टीव की वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश पब्लिकली लॉन्च होती है और पूरी मार्केट में तहलका मच जाता है। मैकिंटोश पॉपुलैरिटी के मामले में एप्पल लीजा से भी आगे निकल जाता है। स्टीव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो फाइनेंशियली भी काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन बहुत ही जल्द स्टीव के साथ एक हादसा होने वाला था। स्टीव जॉब पेप्सी कंपनी के सबसे टैलेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जॉन स्कूली को अपनी टीम में लाने के लिए काफी अजीब सवाल पूछते हैं, जो था कि डू यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ सेलिंग शुगर्ड वाटर और डू यू वांट अ चांस टू चेंज द वर्ल्ड। कुछ टाइम के बाद स्टीव और जॉन स्कूली साथ में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एप्पल की सक्सेस बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मई 1985 में एक मीटिंग कंडक्ट होती है जिसमें स्टीव जॉब और जॉन स्कूली के ओपिनियन क्लैश कर जाते हैं और कंपनी के मेजॉरिटी पार्टनर जॉन स्कूली के फेवर में थे। मीटिंग के एंड होने तक जॉन स्कूली और कंपनी के मेजॉरिटी पार्टनर स्टीव को कंपनी से निकालने का फैसला कर लेते हैं, जो कि स्टीव की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था। लेकिन कैसे, अभी बताता हूँ। स्टीव जॉब जिन्होंने एप्पल बनाने में दिन रात मेहनत करके अपना सब कुछ लगा दिया था, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका था। स्टीव जॉब डिप्रेशन की स्टेट में आ गए थे और उनके दिमाग में सब कुछ छोड़ के भागने की थॉट भी आते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद स्टीव वापस खड़े हुए और दोबारा अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हो गए और एक काफी इंस्पायरिंग लाइन बोली, द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। अगले 5 सालों की मेहनत के बाद स्टीव ने 2 बड़ी कंपनी नेक्स्ट और पिक्सार खड़ी कर दी। पिक्सार ने दुनिया की सबसे पहली फुल्ली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाना पॉसिबल किया, जो कि मेरी भी सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है, जिसका नाम है टॉय स्टोरी। और दूसरी तरफ एप्पल कंपनी $1 बिलियन के लॉस में आ गई थी। कोई नई इनोवेशन ना करने के कारण कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। एप्पल के ओनर ने काफी रिक्वेस्ट और सॉरी बोलकर स्टीव को वापस एप्पल में लाने के लिए कन्विंस कर लिया। स्टीव ने कंपनी में आते ही 4 बड़े कदम उठाए एप्पल को दोबारा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। सबसे पहले स्टीव एप्पल कंपनी के फाइनेंसेस ठीक करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट से $150 मिलियन का लोन लिया। जब स्टीव ने देखा कि एप्पल 350 प्रोडक्ट से ज्यादा डील कर रहा है, तो उनका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो मनी मन एप्पल के करंट ओनर को लात मार के निकालने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो डू फ्यू थिंग्स बट डू इट एक्सेप्शनली वेल फिलोसफी को काफी मानते थे। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए स्टीव अपनी टीम के साथ बैठे और फालतू के प्रोडक्ट हटा के सिर्फ 4 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने का फैसला लिया, जो थे iMac, iBook, PowerMac, PowerBook। ये स्टेप लेने के बाद कंपनी की सेल्स काफी बढ़ जाती है। मार्केट में कुछ इनोवेशन करने के लिए स्टीव जॉब ने 2001 में एक नया प्रोडक्ट आईपॉड निकाला, जिसकी टैगलाइन थी 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। बेसिकली ये एक डिवाइस था जिसमें आप अपने मनपसंद गानों को डाउनलोड कर सकते थे और ये साइज में भी काफी छोटा था, जिस वजह से कस्टमर इसे कहीं भी लेके जा सकते थे। आईपॉड की सक्सेस के बाद स्टीव जॉब ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने के लिए आईफोन को लॉन्च किया, जिसकी मार्केटिंग के लिए स्टीव जॉब ने 3 इमेजेस दिखाई, म्यूजिक प्लेयर, फोन और इंटरनेट कम्युनिकेटर की, और कहा कि अब ये तीनों चीजें
आप सिर्फ एक डिवाइस पे कर सकते हो, जो है आईफोन। लेकिन ये दुनिया बहुत ही जल्द इतने महान इनोवेटर को खोने वाली थी। 5 अक्टूबर 2003 को स्टीव जॉब को पता चलता है कि उन्हें पैंक्रियाटिक ट्यूमर की सबसे रेयर वेरिएशन हुई है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकती है। लेकिन स्टीव जॉब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने की जगह ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ गए। लेकिन इन सबसे स्टीव की कंडीशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया और 2004 में स्टीव ने सर्जरी करवाने का डिसीजन लिया, जो सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। लेकिन तब तक स्टीव की बॉडी में ये कैंसर और ज्यादा फैल गया था। 2009 में उनके लीवर में प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट से ही ठीक हो सकती थी। लकीली उन्हें एक लीवर डोनर भी मिल जाता है और स्टीव ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी स्टीव की बॉडी में कैंसर कहीं ना कहीं फैलता रहता है और 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव अपनी आखिरी सांस लेते हैं और उनके आखिरी शब्द होते हैं, ओह वाह, ओह वाह, ओह वाह।